हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार ऑनलाइन लर्निंग चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी घर पे बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस महामारी के समय में आप सभी को घर पर बैठे बैठे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी जो समय है उसके साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है। तो इसी के साथ हम अपना ऑनलाइन लेक्चर शुरू करते हैं। इससे आगे के लेक्चर में हमने मेरी बीमारी श्यामा ने ली पाठ 6 उसके बारे में समझूती प्राप्त कर ली थी। यह पाठ 6 में बीमारी के बारे में ही लेखक ने कितने सारे उल्लेख किए हैं कि बीमारियों से लड़ना हमें आना चाहिए। इस समय जो महामारी है कोरोना की, उससे लड़ने की भी हमें क्षमता होनी चाहिए। एक साथ मिलकर अगर हम लोग इस महामारी के समय में आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर एक दिन हमें उसमें विजय प्राप्त होगी। ऐसी ही घटनाएं लेखक ने इस पाठ में भी बताई है। वो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में देखी थी कि लेखक छोटी मोटी बीमारियों को तो अनदेखा कर देते थे और अपना रोज़ बरोज़ का काम बुखार में भी कर लिया करते थे। उसके बाद हमने देखा था कि लेखक ने 8-9 महीने बुखार रहने के बाद सोचा कि इस बार ये बीमारी छोड़ने वाली नहीं है। तब इलाज कराने में उनको पता चला कि उनको क्षय तपेदिक नाम की बहुत बड़ी बीमारी हुई है। उस बीमारी से लड़ने के लिए उनकी पत्नी ने उनको बहुत बड़ा सहारा और योगदान दिया। डॉक्टर के जो नुस्खे थे उनको छोड़कर लेखक ने अपने आप के जो घरेलू नुस्खे थे उसको अपनाकर अपनी बीमारी को भगाने का सोचा, क्योंकि जो एलोपैथिक दवाइयाँ और जो खर्च होता उस बीमारी का वह लेखक नहीं कर सकते थे। उनकी स्थिति वह नहीं थी, उनको कर्ज भी चुकाना था। उसके बाद लेखक ने अपने आप को इतना तैयार कर लिया कि घरेलू नुस्खों से वो अपने क्षय को भगा देंगे। 15 अप्रैल 1936 को जब वह अच्छी तरीके से ठीक हो गए, तभी उनकी पत्नी चारपाई पर गिरी, यानी कि उनकी पत्नी श्यामा बीमार हो गई। तब तक वह अपनी पति की सेवा करने में जुटी रही थी। लेकिन लेखक ने अंत में कहा है कि 18 महीनों के बाद श्यामा अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते थक गई और उसने अपने शरीर को त्याग दिया। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक को ठीक थे उनकी पत्नी ने बीमारी को ले लिया और खुद चल बसी। यह पाठ हमने 2 लेक्चर में समझा था। आज हम इसके स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। इस पाठ में कई ऐसे शब्द आए थे जिनका मतलब मैंने आप सभी को बीच बीच में बताया था, और कई ऐसे मुहावरे भी इस पाठ में आते हैं जो आप सभी को परीक्षा के समय काम आ सकते हैं। स्वाध्याय की ओर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आप सभी को इसके उत्तर आना चाहिए। अगर हम क्लासरूम में होते तो मैं
किसी न किसी से यह जरूर पूछती कि पहले प्रश्न का उत्तर कौन देता। पहला प्रश्न है, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। तो आप सब भी अपना हाथ उठाकर कहते कि मैं जवाब दूंगी, लेकिन अभी ये बात पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप सभी को उत्तर लिखवाती जाऊंगी और आप सब लोग मेरे साथ अपनी फेयरबुक में इसके आंसर लिखते जाना। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। दूसरा प्रश्न है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे। लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे। इसका उत्तर लिखिए। लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। फिर से एक बार मैं आंसर रिपीट करती हूँ। लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था। इसका आंसर लिखिए। मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। दूसरा प्रश्न है, सविस्तर उत्तर दीजिए। सविस्तर उत्तर यानी कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखने होते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। तो इसका उत्तर है, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता। छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। इसीलिए
मजबूरी में लेखक बीमारी में भी काम करते थे। इसीलिए मजबूरी में लेखक बीमारी में भी काम करते थे। फिर से एक बार मैं इस प्रश्न का उत्तर रिपीट करती हूँ। लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता। छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। इसीलिए मजबूरी में बच्चन जी यानी कि लेखक बीमारी में भी काम करते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांप कर तुरंत क्यों संभल गई। लेखक की बीमारी को सुनकर श्यामा कांप कर भी तुरंत क्यों संभल गई। इसका उत्तर लिखिए। डॉक्टर बीके मुखर्जी ने लेखक को तपेदिक की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना लेखक सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भलीभांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी। इसीलिए वे तुरंत संभल गई। इस प्रश्न का उत्तर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। डॉक्टर बीके मुखर्जी ने लेखक को तपेदिक की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना लेखक सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भलीभांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी। इसीलिए वे तुरंत संभल गई। आगे का प्रश्न देखते हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। इसका उत्तर लिखिए। बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन
लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने यानी कि लेखक ने सोचा कि श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं। लेखक ने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाऊं तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। आई होप आप सब लोग मेरे साथ इसके आंसर लिख रहे होंगे। ये आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं इस तीसरे सवाल का आंसर रिपीट करती हूँ, आप सब लोग देख लीजिए, कहीं अगर भूल हो तो उसे सुधार लीजिए। बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने के लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? क्वेश्चन मार्क। यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। यह तीसरे क्वेश्चन का आंसर था। चौथा क्वेश्चन, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, बच्चन जी की जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। उसका आंसर लिख लीजिए। पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन। पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे। ट्यूशन कराते थे। ट्यूशन कराते
थे। अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया। महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाए। तो उसमें 2 पंक्तियां दी गई है। बीमारी अमीरों की हरमचदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। और दूसरी है, काम के पीछे बुखार भागे। यह दोनों वाक्य का भावार्थ आप सभी को होमवर्क के रूप में अपने आप से करना है। आपको जैसा भी आए, आपको इन दोनों वाक्य का भावार्थ स्पष्ट करना है। यह आपका आज का होमवर्क रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, शब्द समूह के लिए एक-एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक-एक शब्द लिखिए। ये भी आप सभी के लिए एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन छोटे से शब्द का आप सभी को 1-1 मार्क मिलता है, ये आप सब जानते हैं। इसीलिए अच्छे से इन शब्दों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। पहला वाक्य है, जहाँ शरण लिया जा सके, उसका शब्द है शरण स्थल। उसका शब्द है शरण स्थल। शरण स्थल, ये पहले शब्द समूह का आंसर है। दूसरा शब्द समूह है 100 बरस जीने का आशीर्वाद। 100 बरस जीने का आशीर्वाद।
यानी कि उसका शब्द है शतायु भव। शतायु भव दूसरे शब्द समूह का आंसर है शतायु भव। तीसरा वाक्य है शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद उसका शब्द है स्वसित पंथा। स्वसित पंथा। अब लास्ट क्वेश्चन है विरोधी शब्द दीजिए। विरोधी शब्द दीजिए। चिकना उसका अर्थ खुरदरा। खुरदरा चिकना यानी कि खुरदरा। दूसरा शब्द है मधु। मधु यानी कि कटु। मधु का विरोधार्थी है कटु। कलश। कलश का विरोधार्थी है शांति यानी कि कलेश होता है उसका विरोधार्थी है शांति। चौथा और आखिरी विरोधार्थी है विमुक्त। विमुक्त उसका आंसर है बद्ध। विमुक्त का विरोधार्थी होता है बद्ध। इसी के साथ हमारे इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप सब लोग अच्छी तरीके से इस स्वाध्याय को अपनी फेसबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आप सब लोग मेरे साथ अच्छी तरीके से स्वाध्याय को नोट डाउन कर रहे थे। और अगर कोई भी क्वेरी हो स्वाध्याय में तो आप सब लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।